Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app, where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. सो टुडे वील बिगिन विद द पैसेज दैट केम इन क्लैट 2015। ये पैसेज बताता है कि पिछले 50 सालों में इंडिया के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं और क्या चीज़ें बुरी हुई हैं। सबसे पहले बता रहा है कि हमारे यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि अब लोग जो हैं वो ज़्यादा सालों तक जीने लगे हैं, जिसका रीज़न ये है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी लिटरेसी रेट बढ़ गई है, जिसका मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तीसरी चीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ग्रो कर रही हैं। और चौथी सबसे मेजर चीज़ जो है वो है हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक टाइम ऐसा था जब इंडिया के पास खुद को खाने के लिए कुछ नहीं था, है ना। खुद के जो इंडिया के लोग थे वो भूखे सो रहे थे, और आज के टाइम में हम एग्रीकल्चर की मदद से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ऑर्डर के हिसाब से जो उस टाइम की पुरानी जो कंट्रीज़ थी, आज से 50 साल पहले, जैसे कि कोरिया थी, मलेशिया थी, सिंगापुर था, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये हमारे ही लेवल पे थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये लोग टॉप कंट्रीज़ के अंदर आ गई है, जबकि हम जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं इनसे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीज़ें नहीं थी या फैसिलिटीज़ नहीं थी इनके कंपैरिजन में, बल्कि हमारे पास तो एडवांटेज थी। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि इनके पास नहीं था उस टाइम पे। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए हमारी कंट्री में कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रखा था, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग एलीट भी रहती थी बाकी एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, जहाँ पे बहुत कम लोग थे जो कि इंग्लिश बोलते थे। ब्रिटिश की इन्फ्लुएंस के वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इतने सालों से, वो इंग्लिश को पढ़ाने लगा था और लोग पढ़ने लगे थे इंग्लिश को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी अच्छी हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर रीज़न है कि भाई हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए, वो ये है कि हमने इकोनॉमिक आइसोलेशन की पॉलिसी को अपना लिया। यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि हम ना तो कोई इंपोर्ट करे ना ही कोई एक्सपोर्ट करे। और बिज़नेस के लिए ये बहुत बुरा टाइम था, क्योंकि बिजनेसमैन जो थे उनसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेती थी और उन्हें लाइसेंस भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। और इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती थी, जो हमारा मार्केट है, उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर देखा जाता था, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था मार्केट के ऊपर। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में पैसा क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर की चीज़ है तो वहाँ पे वो अगर अपने गुड्स मार्केट में बेचेगी तो बहुत सस्ते दामों पे बेचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मेन एम होता है कि वो लोगों को सस्ती चीज़ें दे, है ना। ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, तो वो कम दाम पे बेचती है चीज़ों को। तो उससे क्या होगा कि पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा देश को, और बिजनेसेस को आप काम नहीं करने दे रहे हो, तो हमारी इकोनॉमी में पैसा क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1991 आते आते हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई, गिर गई बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से बिज़नेस पे जो हमने ये लगाए थे ना टैक्सेस, लाइसेंसिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें हटानी पड़ी। पब्लिक सेक्टर जो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा। हमें अपना जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है मार्केट के ऊपर वो भी बहुत कम करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद भी लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पे लैकिंग थी, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह के कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, और बिज़नेस में कितना मतलब किस तरह के टैक्सेस लिए जाएंगे, या फिर पब्लिक सेक्टर कहाँ कहाँ पे काम करता है, कुछ भी हमें पता नहीं होता था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, कैसी पॉलिसीज़ बना रही है, हमें नहीं पता चल पाता था। उसके अलावा हमारी एक नो एग्जिट पॉलिसी भी होती थी, जिसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री के अंदर लेबर है उनको अगर हम ले लेते थे ना, एक बार अगर हमने एम्प्लॉय कर लिया तो फिर हम उनको निकाल नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती थी नई इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी नई इंडस्ट्री खोलेगा वो बहुत सोच समझ के लेबर को लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस लेबर को अब अपनी इंडस्ट्री से निकाल नहीं सकता। ये भी पॉलिसी बनाई गई थी ताकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो छूट ना सके। और एक और चीज़ थी कि टेलीकम्युनिकेशन जो था हमारा वो भी पूरा पब्लिक सेक्टर के ऊपर था, और उसके अंदर क्या होता था कि बिजनेसमैन जो होते थे उनको बहुत पैसे लग जाते थे अगर उनको फॉरेन ट्रेड करना है तो, यानी कि अगेन ना इम्पोर्ट हो पाता था ना एक्सपोर्ट हो पाता था।
तो बाद में जाके भी इतने सारे डेवलपमेंट करने के बाद भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इससे ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर इसी रेट पे हम चलते रहे, इसी स्पीड से हम डेवलप होते रहे, तो हो सकता है कि अगले 50 सालों में भी हम अच्छे से डेवलप ना कर पाए, और ये भी हो सकता है कि दुनिया की कंट्रीज़ पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगी और हम जो है वो बहुत 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 पीछे रह जाएंगे। तो ऑथर का ये मानना है कि हमें अपनी जो स्पीड है ग्रोथ की वो बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये पूछा जाता है कि इंडिया ने पिछले 50 सालों में इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इंडिया को प्रेज़ करते हैं। वो बताते हैं कि इंडिया कितनी सक्सेसफुल हुई है कि वो डेमोक्रेसी रह पाई, यानी कि क्योंकि जनरली उस टाइम पे देखा जाता था कि जितनी भी डेमोक्रेसीज़ बनी थी कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ या तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बन गई थी, या फिर से मोनार्कीज़ बन गई थी, फिर से कॉलोनीज़ बन गई थी, या मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी किसी तरह से नहीं रह पाई थी। लेकिन इंडिया जो है उसको इस चीज़ में सक्सेस मिल गई थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी इंडिया में। जैसे कुछ चीज़ें तो अच्छी थी, जैसे लिटरेसी हमारी अच्छी हो गई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी अच्छी हो गई थी, इंडस्ट्री बेटर हो गई थी, और एग्रीकल्चर तो सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया था। जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे कंट्री में लोग स्टार्व कर रहे थे, उस टाइम के बाद से हमने ऐसा टाइम देखा है जब हम एक्सपोर्ट करने लगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव टाइम्स है ना, इसके अंदर हमें चेंज रैपिडली करना पड़ेगा, यानी कि हमें बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की जो दुनिया है वो भाग रही है, तो हमारा चलने से काम नहीं चलेगा, हमें भी भागना पड़ेगा उसके साथ, वरना कोई मतलब नहीं है। हम रुक जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें जो कि हमारे ही साथ डेवलप हो रही थी, जैसे साउथ कोरिया है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब जो है हमसे बहुत आगे पहुंच चुकी है, जबकि हमने शुरुआत बिल्कुल साथ में की थी, और हमारे पास इनके कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग एलीट थी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी साइंटिफिक मैन पावर भी थी, हमारे यहाँ बिज़नेस करने वाले लोग भी बहुत सारे थे, फिर भी हम उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। और ये कंट्रीज़ जिनके पास इनमें से कोई भी एडवांटेज नहीं थी, वो आज टॉप कंट्रीज़ में रैंकिंग आती है उनकी। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई अगर आज हम कंट्रीज़ को रैंक करते हैं ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस पे, तो हम देखते हैं कि सिंगापुर इतना छोटा सा कंट्री होते हुए भी टॉप पे आता है। हांगकांग जो है वो एक्सपोर्ट पावर हाउस है, उसकी हर चीज़ एक्सपोर्ट होती है। ताइवान भी जो है उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। हम अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा इंडिया कितना पीछे जा चुका है, तो हमें ये पता करना होगा कि इंडिया के अंदर जो है कोरियन सिलोज़ बिकते हैं, जबकि अगर हम साउथ कोरिया में जाए अपनी इंडियन कार बेचने के लिए, तो उससे वहाँ कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। रीज़न सबसे बड़ा था इकोनॉमिक आइसोलेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेल्फ सफिशेंट होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद बनाएं और खुद प्रोड्यूस करें, खुद उसको कंज्यूम करें, ठीक है। जो भी एम था उसका रिज़ल्ट ये निकला कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से इनएफिशिएंट हो गई, ठीक है। हम ग्लोबली जो ट्रेंड्स चल रहे थे उनसे बिल्कुल भी हम पेस नहीं रख पाए, उस स्पीड से हम ओवरकम नहीं कर पाए, और हम जो है बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो गए, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बिकते थे वो बिल्कुल भी उस लेवल के नहीं थे जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में बिकते थे या बाकी पूरी दुनिया में बिकते थे। तो जब ये ट्रेड गेट्स थोड़े से ओपन किए गए ना बाद के सालों में, तब हमने कोशिश की कैचअप करने की पूरी दुनिया से, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचा रखा था, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज लगता है ऑथर को, क्योंकि ज़्यादातर तो उन्होंने ये देखा है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके साथ बुरी चीज़ें की जाती थी। जो गवर्नमेंट है वो बिजनेसमैन को क्रूक समझती थी, वो ये समझती थी कि बिजनेसमैन जो है वो मिलके हमारी कंट्री को लूट रहे हैं या हड़प रहे हैं, तो इसलिए वो उन्हें जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उसमें कदम नहीं रखने देती थी, कई सारी तरीके से उन्हें रोकती थी। अब बिज़नेस को किस तरह से अफेक्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने, टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा कर रखे थे, बिज़नेस वालों को बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ते थे, लाइसेंसिंग लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर किसी को लाइसेंस नहीं मिलता था बिज़नेस करने का। इसके अलावा इंडस्ट्री जो थी उसके अंदर मेजरली पब्लिक सेक्टर जो है वो काम करता था, यानी कि हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने एक तरह की मोनोपोली बना ली थी मार्केट पे, मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। लेकिन गवर्नमेंट ये बात भूल गई थी कि वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेल्थ को बनाना भी तो पड़ेगा।
क्योंकि हमें पता है पब्लिक सेक्टर के अंदर वेल्थ बना नहीं सकते। कोई भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ होगी, अगर हम रेलवेज़ भी ले लें तो रेलवेज़ भी क्या करता है, जनरली सिर्फ उसकी जो कमाई होती है ना रेलवे की, वो होती है एसी डब्बे से, ठीक है। उसके अलावा जितने भी जनरल कोचेज़ होते हैं, जितने भी स्लीपर कोचेज़ होते हैं, वो सब बहुत ही नॉमिनल रेट पे गवर्नमेंट सप्लाई करती है हमारी पब्लिक को। तो रेलवेज़ का प्रॉफिट ही नहीं बन पाता। रेलवेज़ ज़्यादातर जो है वो डेप्ट में ही रहती है ना, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो इसी तरह से अगर आप पूरी इंडस्ट्री को ही पब्लिक सेक्टर का बना दोगे तो आपके पास पैसे नहीं आ सकते ना, आप वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाओगे अपनी कंट्री के लिए। जब आप क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो ये भी भूल गई कि वो वेल्थ को क्रिएट खुद तो कर नहीं सकती, सिर्फ वो वेल्थ को स्क्वैंडर कर सकती है, यानी कि लूट सकती है लोगों से। जो भी बिज़नेस कर रहा है उससे टैक्सेस ले लो बहुत ज़्यादा और फिर उस पैसे को लूट लो, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, वो कुछ टाइम बाद जो है बंद हो गई। कुछ नए रिफॉर्म्स आए हमारी कंट्री में, जैसे कि टैक्स रेट जो है उन्हें बहुत कम कर दिया गया, लाइसेंसिंग वाला जो सिस्टम है उसे भी बंद कर दिया गया, अच्छे खासे जो बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई थी। उसके अलावा भी जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो इंक्रीज़ होने लगा था, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे। और ज़्यादातर ये जो चेंजेस थे ये गवर्नमेंट ने खुद नहीं किए थे, उन्हें फोर्सफुली करने पड़े, क्योंकि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बैंकरप्ट हो गया था 1991 में, करेंसी बहुत गिर गई थी। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, पब्लिक सेक्टर में आप लोगों को सर्व कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट नहीं देखते। अगर आपके मार्केट में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तो आप जो है पैसा क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब चाहे वो गवर्नमेंट का एटीट्यूड हो, चाहे मिनिस्टर्स का एटीट्यूड हो, किसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया ये क्वेश्चनेबल है, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी बदली नहीं है, ठीक है। बिज़नेस के साथ अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा। अब जो सबसे मेजर चीज़ जिसने गवर्नमेंट को अभी तक भी डेवलप होने से रोक रखा था वो थी नो एग्ज़िट पॉलिसी। यानी कि ये कहा जा रहा था बिज़नेस करने वालों से कि भाई अगर आप किसी लेबर को लेते हो अपनी इंडस्ट्री में तो फिर आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसके एम्प्लॉयमेंट को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो नो एग्ज़िट पॉलिसी जो थी वो एक तरह से इक्विवेलेंट थी नो एंट्री पॉलिसी की बिज़नेस के लिए। यानी कि अगर आप लेबरर्स को नो एग्ज़िट वाली बात कह रहे हो कि लेबरर्स छोड़ नहीं सकते कंपनी को, तो बिज़नेसेस जो हैं वो एंटर नहीं कर सकते मार्केट में। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कोई भी अगर अपना बिज़नेस चालू करना चाहता है या इंडस्ट्री चालू करना चाहता है तो वो 10 बार सोचेगा नए लेबर को लाने से पहले, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नया लेबर ले आया तो फिर मैं उसको निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बहुत डर रही थी उस टाइम पे भी ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली थी वो अभी भी कई सारी जगह पे थी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो था विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसकी वजह से जितने भी इंडियन बिजनेसेस थे उनके लिए ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता था कि वो फॉरेन ट्रेड कर पाएँ, क्योंकि वो अपने अब्रॉड में जो डीलर्स उनके रह रहे हैं उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे ढंग से, है ना। उसके अलावा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पहले था उससे, ठीक है। और हमारी जो है जो मेन चीज़ थी, अब क्योंकि हमारे मार्केट में प्राइवेट बिजनेसेस आ गए थे, पहले पब्लिक सेक्टर था तो बिल्कुल महंगाई नहीं होती थी, सब कुछ बहुत सस्ता मिल जाता था। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट बिजनेस आ गया तो हमारी जो सोसाइटी है वो मार्केट रेट्स के इस चेंज को झेल नहीं पा रही थी। यानी कि अब क्योंकि हर चीज़ महंगी होने लगी तो भाई उनसे सहन नहीं हो पाया, क्योंकि पहले उन्होंने इतने टाइम से यही दिखा ना कि हर चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है। अब ये जो 90s हैं उस टाइम पे थोड़ी बहुत बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी हुई थी, 1991 के टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हुई थी, कुछ कुछ रिफॉर्म्स आए थे। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमें ड्रैग कर रही है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। तो ऑर्डर के हिसाब से अगर इसी रेट पे हम चलते रहे तो हमारा जो है अगले 50 साल तक भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और हमारी जो डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ी कमी है वो है हमारी प्रो बिज़नेस पॉलिसी, जिसे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बिजनेसेस को जनरेट नहीं कर पा रहे, हम अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे, बिजनेसेस को हम अपने मार्केट में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, इंक्लूड नहीं कर पा रहे, हम अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बना पा रहे जिससे कि बिजनेसेस हमारे यहाँ पे बढ़े। तो जब तक हमारे यहाँ प्रो बिज़नेस पॉलिसी नहीं आएगी तब तक वो हमारा जो कंट्री है वो प्रो पीपल नहीं बन पाएगा। यानी कि जब बिज़नेस आएगा तो लोगों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि मार्केट में पैसा क्रिएट होगा। अदरवाइज़ हम अगले 50 सालों तक भी डेवलप नहीं कर पाएंगे जब तक कि दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी होगी।
वन, इंडिया जो है वो बाकी एशियन नेशंस के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, क्योंकि ऑप्शन ए, इट हैड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऑप्शन गलत होगा। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए पैसेज में कंपैरिजन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इन कंट्रीज़ के मुकाबले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था। ये नहीं कहा जा रहा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट था, इसके बाद हमें और ज़रूरत ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। तो ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पहले से हमारे पास था। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इट हैड बेटर पॉलिटिशियंस हु कुड टेक द रिक्वायर्ड डिसीजन। ये बात भी गलत है, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया गया है, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइटर का एटीट्यूड किस तरह का है गवर्नमेंट की तरफ? तो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो यही एटीट्यूड वो दिखा रहे हैं इस पैसेज में। ऑप्शन ए, क्रिटिकल। ये बात सही है, क्योंकि ऑदर उनको क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं पूरा टाइम, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये घटिया पॉलिसी बनाई, ये घटिया पॉलिसी बनाई, वो बेकार तरह की पॉलिसीज़ बनाई, बिज़नेस को ग्रो नहीं करने दिया। आयरॉनिकल नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई आयरनी नहीं बताई जा रही है, ठीक है? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बताई जा रही है जिसके अंदर आयरनी शो हो रही हो। सरकास्टिक भी नहीं है, कोई टॉन्ट नहीं मार रहे हैं राइटर डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो बेकार थी। डिराइसिव, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो गवर्नमेंट से, या बहुत ज़्यादा हेट करते हैं वो गवर्नमेंट से, तो ऐसा भी कहीं उन्होंने पैसेज में नहीं बताया कि हम बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं उनसे। सो ऑप्शन डी भी गलत होगा। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। 3, राइटर जो है वो पैसेज को एंड किस नोट पे करते हैं? तो एंड में देखेंगे आप, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर इसी रेट से हम आगे बढ़ते रहे, तो अगले 50 साल में भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाएगी कि भाई जो प्रो बिज़नेस पॉलिसी है वही प्रो पीपल पॉलिसी है। यानी कि अगर हमें अपने लोगों का डेवलपमेंट करवाना है तो हमें अपने बिज़नेस को डेवलप करना पड़ेगा, और उतने टाइम तक वर्ल्ड जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही नेगेटिव नोट पे एंड कर रहे हैं पैसेज को। ऑप्शन ए, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ये बात गलत है। ऑप्टिमिज्म यानी कि आप बहुत होप शो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा कुछ सालों में, तो होप तो वो दिखा नहीं रहे। पेसिमिज्म यानी कि आपने बिल्कुल होप ही छोड़ दिया कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता हमारी कंट्री का। तो ये बात सही है ना? इसी नोट पे वो पैसेज को ख़त्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अगले 50 सालों में भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऑप्टिमिज्म अगेन पूरी तरह से होप रखना कि भाई नहीं सब सही हो जाएगा, पॉजिटिव थॉट्स रखना, तो ये बात भी गलत है। प्रैग्मेटिज्म, ये बात भी गलत होगी। यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा जा रहा कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जो गवर्नमेंट के वेल्थ पाने के तरीके थे वो किस तरह से चेंज हो गए? तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो तरीके थे गवर्नमेंट के वो इस तरह से चेंज हुए कि टैक्स रेट्स गिर गई थी, लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया, और जो ग्लोबल ट्रेड है उसे अपना लिया गया। ऑप्शन ए देखते हैं, रेट ऑफ टैक्सेशन, ये तो चेंज हो ही गई थी, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसेस भी हुआ था, ट्रेड ग्लोबलाइज भी हो गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नंबर 5, गवर्नमेंट को क्यों खोलनी पड़ी अपनी इकोनॉमी, या ग्लोबल मार्केट क्यों चालू करना पड़ा? तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी चेंजेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो इस वजह से आए थे क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बैंकरप्ट हो गया था, और हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए बराबर फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट के पास सफिशेंट फंड्स नहीं थे। ऑप्शन ए, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेशर फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्रप्सी एंड पॉसिटी ऑफ फंड्स विद द गवर्नमेंट, ये रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट है, पैसेज में यही बात लिखी गई है, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर के दोनों ऑप्शंस गलत है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज के अंदर कोरियन सीलोज़ के एग्जाम्पल्स क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कोरिया के जो सीलोज़ है वो इंडिया में बिक जाते हैं और इंडिया की जो कार है वो वहाँ पे नहीं बिक पाती? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इंडियाज़ लैक ऑफ स्टैचर इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये बात गलत है, हमारा स्टेटस जो है उसकी बात ही नहीं हो रही। हमारी बात जो है वो ये हो रही है कि इंडिया करना ही नहीं चाहता था इंटरनेशनल ट्रेड, इस वजह से कोई उसकी चीज़ें नहीं खरीदना चाहता, और इंडिया जो है वो इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं बना पा रहा था। ऑप्शन बी, इंडियाज़ पुअर परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे ना, तो भाई कोई क्यों खरीदेगा हमारा सामान। इंडियाज़ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये बात भी गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा ही नहीं था,
तो ऐसा नहीं है, इसका कोई ये रीज़न नहीं दिया गया कि हमारे पास पैसा नहीं था कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा सकें और अपना सामान बेच सकें। इंडियाज़ डिसरेप्यूट इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये भी गलत होगा। हमारी रेपुटेशन वहाँ पे ख़राब तो तब होती ना जब हम वहाँ पे चीज़ें बेचने जाते, हम कुछ बेच ही नहीं रहे थे। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नंबर 7, इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? ऑप्शन ए इकोनॉमिक आइसोलेशन, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी भी तरह से इंपोर्ट्स नहीं करना चाहती थी, एक्सपोर्ट के अंदर भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं था उसका, इसी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो इतना कम रेट से हो रहा था। इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट, ये कहीं पैसेज में लिखा हुआ है कि हमने मिस मैनेज किया है हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। इनएफिशिएंट इंडस्ट्री, ये भी कहीं नहीं लिखा गया है और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। पैसेज में सिर्फ ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है तो वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी बात है जिससे ऑथर अग्री करेंगे? ऑप्शन ए इंडियाज़ पॉलिटिशियंस आर मायोपिक इन देयर विजन ऑफ द कंट्रीज़ रिक्वायरमेंट्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है, इससे ऑथर अग्री करेंगे बिल्कुल, क्योंकि उनके हिसाब से जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की वजह से हमारी कंट्री 50 साल पीछे जा चुकी है। इंडियाज़ पॉलिटिशियंस आर बिजी लाइनिंग देयर पॉकेट्स, यानी कि वो बहुत करप्ट है, तो हो सकता है वो करप्ट हो, लेकिन राइटर ऐसा कुछ नहीं लिख रहे पैसेज में, तो बी ऑप्शन गलत होगा। इंडियाज़ पॉलिटिशियंस आर नॉट कन्वर्जन विद द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, तो प्रेजेंट सिनेरियो की तो इंटायरली बात भी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि पिछले 50 सालों में भी हम डेवलप नहीं कर पाए, है ना, प्रेजेंट की तो उतनी ज़्यादा बात हो भी नहीं रही है। सो ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन डी तो गलत ही होना है क्योंकि सारे सही नहीं है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शनिस्टिक पॉलिसी के अंदर थी? तो ये जो पॉलिसी चेंज किया था गवर्नमेंट ने, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपने मार्केट को खोल रहे हैं फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो एक्सपोर्ट तो शायद पहले थोड़ा बहुत होता भी हो, लेकिन पहले के टाइम में हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम कोई भी चीज़ अंदर नहीं लाने दे रहे थे। अगर हमने मार्केट को ओपन किया है इसका मतलब ये है कि हम दूसरी कंट्रीज से भी सामान खरीदने लगे थे। सो ऑप्शन ए में यही चीज़ लिखी है, एनकरेजमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स, तो यही बात सही भी है। क्वेश्चन नंबर 10, जो राइटर है वो गवर्नमेंट के एटीट्यूड से सरप्राइज्ड क्यों है, यानी कि गवर्नमेंट जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बिहेव करती है उससे राइटर को प्रॉब्लम क्यों है? ऑप्शन ए द गवर्नमेंट डिड नॉट नीड टू प्रोटेक्ट इट्स इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बात गलत है, ये रीज़न नहीं है कि राइटर को लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। द इशू ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, तो सही बात है, कॉम्पिटिशन नॉन एग्जिस्टेंट था, फॉरेन की कोई भी कंपनीज यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, लेकिन मेन रीज़न ये नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस करने वालों को काम ही नहीं करने दे रही थी। उन्होंने पूरी तरह से गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल कर रखा था, उनके ऊपर टैक्सेस इतने लगा दिए, उनको लाइसेंस नहीं देती थी, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है एक्चुअली में वही गलत था उनकी तरफ। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉम्पिटिशन की वजह से ऐसा हो गया। गवर्नमेंट लुक्ड अपॉन इट्स इंडस्ट्रियलिस्ट एज क्रूक्स, ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को यही लगता था कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है वो बस हमारे मार्केट से पैसा लूटेंगे, लोगों से पैसा लूटेंगे, इसलिए वो उनको काम नहीं करने देते थे। और ये पैसेज में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इस कन्विक्शन के अंडर ऑपरेट करती थी कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब क्रूक्स हैं, वो हमारी कंट्री का बुरा चाहते हैं। द एटीट्यूड वॉज अ कोनंड्रम, यानी कि थोड़ा मिक्स्ड टाइप का एटीट्यूड था, तो ऐसा कुछ था नहीं। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया जो है वो बाकी एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एक बेटर पोजीशन पे थी, तो उसके रीजंस क्या थे? यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इंडिया जो है उसने ज़्यादा कुछ सफ़र नहीं किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उसके अलावा हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग एलीट भी थी, बहुत अच्छा साइंटिफिक मैन पावर भी था। ऑप्शन ए इट डिड नॉट फेस द रावेजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बात बिल्कुल सही है। इट हैड एन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेस एंड गुड बिजनेस सेंस, ये बात भी सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। इट हैड इनफ वेल्थ थ्रू इट्स एक्सपोर्ट्स, ये बात भी गलत है, इंडिया के अंदर उतने एक्सपोर्ट्स उस टाइम पे नहीं होते थे। बोथ ए एंड बी, ये बात जो है अगेन करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द पैसेज दैट केम इन क्लैट 2016। ये पैसेज बताता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है अल्फ्रेड नोबेल का,
ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है एल्बर्ट आइंस्टीन का। अब ये जो दोनों ही लोग हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम कितना भी सोच समझ के, कितना भी दिमाग लगा के कोई भी डिसीजन ले ले, हमें नहीं पता कि उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हम नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब पहला इंस्टेंस जो है अल्फ्रेड नोबेल का, इन्होंने एक्सप्लोजिव्स बनाए थे बहुत सारे नए नए, जैसे कि एक था डायनामाइट। तो डायनामाइट जो है वो एक्चुअली में उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि डायनामाइट से आप बहुत सारे स्टोन्स को, रॉक्स को, माउंटेन्स को तोड़ सकते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे क्योंकि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था कंट्रीज़ का, तो उन्होंने सोचा कि भाई डायनामाइट जो है उससे जो है माउंटेन्स को तोड़ के और हम रोड्स बना सकते हैं, हम ब्रिजेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं हम उनको तोड़ तोड़ के। तो इनका मेन रीज़न ये था। लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करने लगे गलत चीज़ों में। ये लोग इस्तेमाल करने के एक दूसरे के साथ वॉर करने के लिए, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगी, है ना, डायनामाइट्स फेंकने लगी एक दूसरे पे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो बहुत दुखी हो गए, उन्हें लगा कि मैंने ये क्या डिस्कवरी कर दी, इससे तो बहुत लोगों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ, इसलिए उन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ेस की शुरुआत कर दी। अब ये जो प्राइजेज़ दिए जाते थे, ये दिए जाते थे उन लोगों को दुनिया के अंदर जिन्होंने सबसे बेस्ट, जिनका अचीवमेंट हो 5 चीज़ों के अंदर, ठीक है। पहला था फिज़िक्स के अंदर, दूसरा था केमिस्ट्री के अंदर, तीसरा था हमारा मेडिसिन में, चौथा था लिटरेचर में, और सबसे मेजर जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नोबेल प्राइज़ है वो होता है नोबेल पीस प्राइज़, जो सबसे ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने दुनिया के अंदर पीस लाने की कोशिश की हो। आप देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल जो है वो कितना गिल्टी फील कर रहे थे। उन्हें लगा कि मेरी वजह से दुनिया के अंदर जो पीस है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मैं उन लोगों को प्राइज़ देना चाहता हूँ जो इस दुनिया में पीस ला सकते हों या ला रहे हों। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं अगर कोई ऐसी डिस्कवरी करूँगा, मैं डायनामाइट बनाऊँगा रोड्स और ब्रिजेस बनाने के लिए, तो इस तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ और ही हो गया। फिर हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी। इसके अंदर जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनको कहा कि यार वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो हो सकता है कि जर्मनी जो है वो हमसे पहले एटम बॉम्ब ना बना ले। तो उन्हें डर लग रहा था कि भाई जर्मनी अगर हमसे पहले एटम बॉम्ब बना लेगी तो वो यूएस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था। लेकिन अब यूएस ने सोचा कि भाई वो हमें डिस्ट्रॉय करे उससे पहले हम एटम बॉम्ब बना लेंगे, ताकि फिर बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है वो सब हमसे डरने लग जाए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट को कहा कि हमें जो है रिसर्च चालू कर देनी चाहिए, हमें एटम बॉम्ब बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर उन्होंने चालू किया अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से इन लोगों ने एटम बॉम्ब बना लिया, लेकिन फिर पता नहीं अमेरिका को क्या सूझी, उसने वो एटम बॉम्ब 1945 में, आप सब जानते हैं, हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। और इतने सारे लोगों के साथ कितना बुरा हादसा हुआ वहाँ पे आप जानते हैं। इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वहाँ पे मर गए। इतने सारे लोगों को अभी तक भी बीमारियाँ हैं उस रेडिएशन की वजह से। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है उसको ये देख के बहुत बुरा लगा, वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि यार मेरी वजह से, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकूं जर्मनी से, जबकि जर्मनी जो है वो खुद तो एटम बॉम्ब बना ही नहीं पाई, उसके सारे जो रिसर्चेस थे वो फेल हो गए थे, और उन्होंने एटम बॉम्ब बना लिया और जापान पे फेंक दिया। तो उनका एम ये नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि किसी और का डिस्ट्रक्शन हो, इतने सारे लोग मरे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ। अपने जाते जाते टाइम तक भी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था इस चीज़ के लिए। ऑल्दो उनका एम ये नहीं था, फिर भी आज तक लोग उन्हें इस सिनेरियो के साथ जोड़ देते हैं उनका नाम। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ थी। बट हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का ही, अल्फ्रेड नोबेल का और एल्बर्ट आइंस्टीन का, दोनों की ही कोई बहुत ज़्यादा गलती थी नहीं। बस इन्होंने उस टाइम पे जो सोचा, इनको जो सही लगा, इन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन बाद में क्या होगा इन्हें नहीं पता था। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, हम नहीं कह सकते आगे क्या होने वाला है। अब एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई बार हम ऐसी चीज़ों को परस्यू करते हैं, ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं पैशनेटली, हमें जुनून हो जाता है उस चीज़ का कि हमें तो ये करना ही है, जो फ्यूचर में जाके कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगती हैं। यानी कि हम जो एक टाइम पे सोच रहे थे कि ये चीज़ जो है इससे हमारा फ़ायदा होगा, वो फ्यूचर में जाके हमें पता चलता है कि भाई इससे तो हमारा एक्चुअल में नुकसान हो गया। हम जिसे अपनी जीत मांग रहे थे वो हमारी हार बन गई, वो हमारे लिए एक रिग्रेट का रीज़न बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बता नहीं सकते, है ना, कि
आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता होता, हम उस टाइम के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस ले लेते हैं। और हिस्ट्री में ये चीज़ें देखी भी गई हैं। पहला था अल्फ्रेड नोबेल के साथ। उनके जो पिता थे इमानुएल नोबेल, वो एक इन्वेंटर थे, एक्सपेरिमेंटर थे, जो एक्सप्लोजिव्स के साथ काम करते थे, है ना। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने भी अपने डैड के साथ काम करना चालू कर दिया और फिर वो भी कई सारे रिसर्चेस करते थे। उन्होंने कई सारे ऐसे केमिकल्स को मिलाया, नए नए केमिकल्स बनाए, नए नए मेथड्स बनाए जिनसे कि रॉक्स को ब्लास्ट किया जा सकता था फॉर कंस्ट्रक्शन मेनली। तो वो एक तरह से अपनी कंट्री का डेवलपमेंट चाहते थे, है ना। वो रोड्स बनना चाहते थे, ब्रिजेस बनाना चाहते थे अपनी कंट्री में, डेवलपमेंट चाहते थे टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज़ें वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी बनाई जिसकी वजह से रॉकेट्स को वो फ्यूल दे सके, या कैनन्स, गन पाउडर, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्रिएट करी ताकि वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए, अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए, अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें बेचने के बाद उन्हें काफ़ी सारी वेल्थ इकट्ठी कर ली, है ना। लेकिन अब नोबेल की जो लाइफ है वो बिज़ी तो थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, लेकिन वो बहुत ही लोनली थे। जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगे तो उन्हें इस बात का गिल्ट होने लगा कि भाई मैंने जो चीज़ें बना दी, जैसे कि मैंने जो डायनामाइट बनाया है वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब उन्हें लगने लगा कि भाई मेरी मौत पास आ रही है, तो मैं अगर मर जाऊँगा तो फिर उसके बाद लोग जो है वो मेरे को इसीलिए याद करेंगे कि यही वो इंसान था जिसने डायनामाइट बनाया था, यही वो इंसान था जिसने गन पाउडर बनाया था, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अब वो चाहते थे कि भाई मैं अपना जो है नाम साफ़ कर दूँ, ठीक है, ताकि दुनिया मेरे को हमेशा याद रखे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वेल्थ का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो नोबेल प्राइजेस देने में लगा दिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है इतना सारा पार्ट अपनी वेल्थ का दे रहा हूँ, जो कि दुनिया के अंदर जिन्होंने मेन या वेमेन कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया हो इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर या फिर पीस, उन्हें मिलना चाहिए। और मेजरली वो अवार्ड जाता था उन लोगों को जिन्होंने पीस के लिए कुछ काम किया हो, क्योंकि आप जानते हैं नोबेल के रिसर्च की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आया था दुनिया में। तो वो चाहते थे कि ऐसे लोगों को प्राइज़ दिया जाए जो कि पीस को प्रमोट कर रहे हैं। अब ऑदर ये कहते हैं कि ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि भाई वही इंसान जिसने एक्सप्लोजिव्स बनाए, जिसने ऐसे इन्वेंशंस किए जिसकी वजह से दुनिया में वॉर्स हो गए बड़े बड़े, तो उस इंसान का नाम ऐसे प्राइज़ के साथ जोड़ा जाता है, द नोबेल पीस प्राइज़, जो कि उन लोगों को मिलेगा जो कि पीस प्रमोट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है हमें, लेकिन हम इसके पीछे समझ सकते हैं ना उनका रीज़न क्या था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे और वो अपना नाम हिस्ट्री के अंदर हमेशा अमर करना चाहते थे एज अ गुड पर्सन। वो नहीं चाहते थे लोग ये सोचे कि ये वो इंसान था जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है एल्बर्ट आइंस्टीन का। इन्होंने 1939 के अंदर क्या किया, इन्हें डर लगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो नाज़ीज़ जो हैं या जो जर्मनी के लोग हैं वो अपना दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब अगर बना लेंगे तो अमेरिका जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए आइंस्टीन ने बोला, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको कहा कि भाई आप जो है न्यूक्लियर रिसर्च अभी से चालू कर दीजिए, अभी तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, तो अब आगे जाके अगर इनके पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया तो वो हमारे ऊपर गिरा देंगे और हमारी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए फिर उन्होंने चालू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसके बाद इन्होंने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, ठीक है। इस पूरे टाइम में आइंस्टीन जो है उनको लग रहा था कि भाई एटॉमिक बॉम्ब बनाने से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया फ्रॉम द नाज़ीज़। लेकिन 1945 में जो अमेरिका है उसने खुद ने वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने के लिए ये जो एटम बॉम्ब है इसे हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया, लाखों लोग मर गए। और इसकी वजह से आइंस्टीन जो है उसको इतना दुख हुआ, इतना रिग्रेट हुआ कि भाई मेरी रिसर्च की वजह से, मेरे सपोर्ट की वजह से इतने सारे लोग मर गए, ठीक है। उसने कहा कि उसे पता था कि जर्मन्स जो हैं वो अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनकी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं था ना कि भाई जर्मन जो हैं वो एटॉमिक बॉम्ब बना ही नहीं पाएंगे। और उससे पहले उन्होंने खुद एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जर्मनी नहीं बना पाएगी एटॉमिक बॉम्ब, वरना वो कभी भी ऐसा सजेशन प्रेसिडेंट को नहीं देते। 1947 में आइंस्टीन जो है वो काम करने लगे किसके पीछे, डिसआर्मामेंट के पीछे, यानी कि वेपन्स जो हैं उनको दुनिया से कम करना चाहिए हमें, है ना।
लोगों को मना करना चाहिए कि नहीं आप वेपन्स का इस्तेमाल मत करो, वेपन्स को डेवलप मत करो, नए नए वेपन्स मत बनाओ, रिसर्च मत करो, ये सारी चीज़ें वो करने लगे। फिर भी आइंस्टीन का नाम जो है वो आज तक भी जोड़ा जाता है उस एटॉमिक बॉम्ब से जिसने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैन के जो थॉट्स होते हैं ना, जो ओपिनियंस होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो उनके दिमाग में एक पैराडॉक्स की तरह चलती रहती है। उन्होंने उस टाइम पे जब ये डिसीजन लिया कि एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, तो उनके दिमाग में दो चीज़ें होंगी, या तो बनाना है या तो नहीं बनाना है। लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने वो डिसीजन ले लिया क्योंकि वो अपनी कंट्री को बचाना चाहते थे। लेकिन अब बाद में क्या होगा वो उन्हें नहीं पता था, है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लाइफ का भी एक पैराडॉक्स है, वो ये इट्स सर्टन दैट नथिंग इज़ सर्टन, यानी कि हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ हमें लाइफ में पता नहीं होती, या फिर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है लाइफ में वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी बात सही है कि उसे इनिशिएट किस वजह से किया गया था, उसकी शुरुआत किस वजह से की गई थी। ऑप्शन ए, इन ऑनर ऑफ आइंस्टीन, ये बात गलत होगी, उनके ऑनर में नहीं शुरू किया था। ऑनर में हम तब शुरू करते हैं जब कोई साइंटिस्ट मर गया हो, ठीक है। जब कोई इंसान मर गया हो तो उसके ऑनर में हम कोई चीज़ कर सकते हैं। आइंस्टीन उस टाइम जिंदा थे। टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिसर्च, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए ही स्टार्ट किया गया था, है ना। इसका एम जो था वो न्यूक्लियर रिसर्च करना ही था। टू प्रोटेक्ट द नाजीज़, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यूएस जो है वो जर्मनी को प्रोटेक्ट क्यों करेगी भाई, उसका तो वॉर था ना जर्मनी के साथ। टू बॉम्ब हिरोशिमा, ये बात गलत होगी क्योंकि पैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हिरोशिमा को बॉम्ब करने के लिए नहीं हुई थी, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई थी, अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए हुई थी। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पैराग्राफ 4 के अंदर अकम्पलिश्ड का हम क्या मतलब समझ सकते हैं। पैसेज में लिखा हुआ है कि नोबेल पीस प्राइज़ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अकम्पलिश कर लिया हो फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, या फिर उन्होंने पीस को प्रमोट कर लिया हो, वो कर चुके हों इस चीज़ को। ऑप्शन ए, मेड एन एफर्ट टू डू समथिंग, ये बात गलत है ना। एफर्ट के लिए आपको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। वन अवार्ड्स, ठीक है, यानी कि आपने कोई अवार्ड जीत लिया है आपके काम के लिए, तो ये बात भी गलत है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। वर्कड हार्ड, ये बात भी गलत है। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं लेकिन अकम्पलिश करना भी तो ज़रूरी है, उस चीज़ को ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये बात बिल्कुल सही है और इसी के लिए आपको कोई भी प्राइज़ मिल पाएगा। नोबेल प्राइज़ तो ऑब्वियसली आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि आपने कोई काम अच्छे से कर लिया है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। 3, 5th पैराग्राफ के अंदर एंडोर्समेंट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि जब हिरोशिमा जो है उसको बॉम्ब कर दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो आइंस्टीन जो है बहुत दुखी हो गए, उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ इस बात का कि उन्होंने ही इस न्यूक्लियर रिसर्च को एंडोर्स किया था, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही इसे शुरुआत करने की कोशिश की थी, या फिर उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि भाई हमें इसे शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ए, मेकिंग अ प्रॉमिस टू डू समथिंग, ये बात गलत है, उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। एक्सप्रेसिंग वंस रिग्रेट, ये भी गलत है। एंडोर्समेंट का मतलब रिग्रेट नहीं होता, उन्हें अपने एंडोर्समेंट पे रिग्रेट हो रहा था लेकिन एंडोर्समेंट का मतलब रिग्रेट नहीं होता। एक्सप्रेसिंग वंस ऑपोजिशन, ये बात भी गलत है। एंडोर्समेंट करना यानी कि आप उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हो, आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, अपोज नहीं कर रहे। एक्सप्रेसिंग वंस अप्रूवल और सपोर्ट, ये बात जो है बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब आर्म्स और एम्यूनेशन बनाने की वजह से अल्फ्रेड को क्या मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज में लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ें बनाई, जो भी चीज़ें डिस्कवर करी, उसकी वजह से इनको बहुत सारी वेल्थ मिल गई, ठीक है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता पैसेज में क्योंकि यही बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, जब ऑथर कहते हैं कि ये एक पैराडॉक्स है, कि ये सर्टन है कि लाइफ में कुछ भी सर्टन नहीं होगा, ये क्या बताता है कि राइटर का जो दिमाग है या उसकी जो सोच है वो कैसी है। ऑप्शन ए, पर्सुएसिव नेचर, ये बात गलत है, वो हमें पर्सुएड नहीं कर रहे, वो हमें फोर्स नहीं कर रहे कि तुम मेरी बात को मानो ही मानो, है ना, वो सिर्फ एक बात बता रहे हैं। साइंटिफिक माइंड, ये बात भी गलत है, साइंटिफिक माइंड होता तो वो ऐसा कभी नहीं कहते क्योंकि साइंस के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर सर्टन होती है, हमें पता होता है क्या इस टाइम पे ये होने वाला है, इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे तो शायद ये हो जाएगा।
हेट्रेड फॉर साइंटिस्ट्स, ये बात भी गलत है। वो साइंटिस्ट की तरफ हेट्रेड नहीं दिखा रहे, वो सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई कभी कभी चीज़ें हो जाती है गलत हमसे और हमें नहीं पता होता कि वो गलत होने वाली है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। एनालिटिकल माइंड, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने क्योंकि इस चीज़ की एनालिसिस की है, उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं इस चीज़ के कि भाई कुछ भी लाइफ के अंदर सर्टेन नहीं होता, इसलिए वो ये बात बता रहे हैं हमें। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इमैनुअल जो हैं उनके इंटरेस्ट के वजह से अल्फ्रेड किस के अंदर काम करने लगे, या हम कह सकते हैं किस चीज़ के तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। तो ऑप्शन ए देखते हैं, विथ एक्सप्लोजिव्स, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी डायनामाइट्स बनाते थे, वो भी एक्सप्लोजिव्स ही बनाते थे, तो अल्फ्रेड भी वही काम करने लगे। फॉर ह्यूमैनिटी, ये बात गलत है, इमैनुअल ने कोई भी काम ह्यूमैनिटी के लिए नहीं किया था। विथ कॉन्ट्रडिक्शन, ये बात भी गलत है ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ काम नहीं कर रहे थे। जब वो काम कर रहे थे, जब वो डायनामाइट्स बना रहे थे, तब उनके दिमाग में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। बाद में जाके जब ये डायनामाइट्स गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगे, तब उन्हें बुरा लग गया। फॉर द नोबेल पीस प्राइज़, ये बात भी गलत है, वो नोबेल पीस प्राइज़ को बनाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। जब उनके काम का गलत रिजल्ट निकल गया, जब लोगों ने गलत इस्तेमाल करने लगे, तो फिर उन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज़ बनाया। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फ्रेड की लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या था। तो पैसेज में आपको ये लाइन साफ साफ लिखी हुई मिलेगी कि पैराडॉक्सिकली नोबेल्स लाइफ वॉज बिजी येट ही वॉज लोनली। ठीक है, तो ये बात आपको ऑप्शन बी में लिखी हुई है कि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था लेकिन बहुत ही लोनली था। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज के बारे में कौन सी बात सही है। पैसेज जो है वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, ये बात गलत है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे ऑथर यहाँ पे, ऐसे नहीं कह रहे कि भाई इन लोगों की बात गलत है, मेरी बात सही है। अब प्रोसेस ऐसे, कोई प्रोसेस बता रहे हैं वो इस ऐसे में नहीं, वो किसी भी तरह की नेचुरल प्रोसेस या आर्टिफिशियल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस नहीं बता रहे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहे। एंड एक्सपोजिटरी ऐसे, ये बात भी गलत है, वो किसी को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। ये सारी बातें सबको पता है, ये हिस्ट्री में हो चुकी है और लोग इसके बारे में जानते हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये बात सही है, वो डिस्क्राइब ही तो कर रहे हैं कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती है, या फिर लाइफ जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। 9, आइंस्टीन को जर्मन्स के बारे में क्या इंप्रेशन था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइंस्टीन जो थे उन्हें ये डर था कि नाजीज जो हैं कहीं वो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले, इसलिए उन्होंने अमेरिका में इसकी रिसर्च चालू करवा दी। ऑप्शन ए, बी अनसक्सेसफुल इन मेकिंग द एटॉमिक बॉम्ब, ये बात गलत है क्योंकि अगर उन्हें ये पता होता कि ये लोग अनसक्सेसफुल होंगे तो वो अपनी कंट्री में भी रिसर्च नहीं करवाते ना। बॉम्ब हिरोशिमा, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा कहीं भी आइंस्टीन को नहीं लगा था कि भाई जर्मन्स जो है वो हिरोशिमा पे बॉम्बिंग कर देंगे। बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, ये बात जो है बिल्कुल सही है, उनको ऐसा ही लगा था, इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च चालू करवाई। वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, भाई जर्मन्स कोई ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, वो बहुत बुरी चीज़ें कर रहे थे, बहुत वायलेंट चीज़ें कर रहे थे। सो ऑप्शन डी भी गलत होगा, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फ्रेड जो है उन्होंने नोबेल प्राइजेस क्यों बनाए। ठीक है, इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए, यूज़ हिज वेल्थ फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। अब हो सकता है आपको ये ऑप्शन सही लगे तो आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लें। ठीक है, ऑनर ओनली दोज पीपल हु आर इंटेलिजेंट, तो सही बात है ये भी, वो ये जो प्राइजेस हैं उन्हीं को दिए जाते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। रिमाइंड पीपल ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ये बात भी गलत है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से अचीवमेंट्स बताने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट थी, उन्हें लग रहा था कि मेरी वजह से दुनिया की पीस डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हो सकता है अगर मैं इस तरह के प्राइजेस दूंगा तो शायद कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो दुनिया के अंदर पीस प्रमोट करेंगे। ईज हिज गिल्ट एंड प्रमोट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ये बात बिल्कुल सही है, ये बेस्ट आंसर है एक्चुअली इन चारों में से, है ना। फर्स्ट और सेकंड भी सही हो सकते थे बट ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द पैसेज दैट केम इन आइलेट 2014। ये पैसेज जो है ये बताता है कि बहुत टाइम पहले एक लॉ हुआ करता था जिसके हिसाब से अगर आपने कोई भी फेलनी की है, आपने अगर कोई भी गलती कर दी तो आपको सीधे हैंग कर दिया जाता था। आपका एक ही पनिशमेंट होता था कि भाई इसको मार दो, चाहे आपने कोई मर्डर किया है, चाहे आपने चोरी किया है, आपने झूठ बोला है, आपने धोखाधड़ी किया, आपने कुछ भी किया हो, आपने मिलावट की हो,
आपको सीधे हैंग कर दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही बुरा रूल था, इसलिए फिर लोगों ने इसे चेंज किया। काफ़ी टाइम बाद ये पता चला कि अब सिर्फ उन लोगों को हैंग किया जाएगा जो कि मर्डर कर चुके हों। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जिसके अंदर मर्डर कमिट किया है तो फिर आपको हैंग किया जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं पे चोरी करने गए और वहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी था, तो आपके जाने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, तो आप जो हैं आपको हैंग किया जाएगा, आपको उस चीज़ का भी पनिशमेंट मिलेगा जो आपने नहीं की। इस तरह का लॉ बना था, चाहे आपने एक्सीडेंटली मारा हो, चाहे आपने इंटेंशनली मारा हो, अनइंटेंशनली मारा हो, कुछ भी हुआ हो, चाहे वो इंसान अपने आप मर गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा सबसे बुरी चीज़ जो लोगों को लगती थी इस लॉ में वो ये थी कि मर्डर के अंदर आप ये सोच सकते हैं कि अगर 5-6 जने गए वहाँ पे, तो जितने भी मर्डर में अकम्प्लिस होते थे, है ना, उन सब को हैंग कर दिया जाता था। जिसने मारा उसे तो किया ही जाता था, जिसने नहीं मारा उसको भी मर्डर के ही चार्जेस लगाए जाते थे। ये नहीं कि उसने सिर्फ चोरी की है तो उसको चोरी के लिए पनिशमेंट मिले, उसे मर्डर के लिए भी पनिशमेंट मिलता था। तो उस टाइम के ये जो रूल्स थे वो लोगों को पसंद नहीं आते थे और लोग इन्हें बहुत आर्टिफिशियल रूल्स मानते थे। वो ये कहते थे कि यार टाइम के साथ तो इन्हें बदलना चाहिए ना, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि भाई आप चोरी के लिए, अगर चोरी कर रहा है कोई तो आप उसको चोरी के लिए पनिश करो, कोई अगर झूठ बोल रहा है तो आप उसको झूठ बोलने के लिए पनिश करो, आप जो झूठ बोल रहा है उसको मर्डर के लिए पनिश क्यों कर रहे हो, है ना। तो बहुत ही गलत लॉ था ये और कई सारी कंट्रीज़ में इसे बैन कर दिया गया है। यूरोप में इसे बैन कर दिया गया है पूरी तरह से, इंडिया के अंदर इसे बैन कर दिया गया है और हम कह सकते हैं कि कनाडा में भी ये काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड तरीके से फॉलो होता है। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस लॉ के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनफेयर है ना, लोगों के लिए फ़ेयर नहीं है। जिसने चोरी की होगी उसके लिए तो ये फ़ेयर नहीं है ना कि उसे मर्डर का पनिशमेंट मिल रहा है, या फिर जिसे कुछ पता ही नहीं था कि भाई वो इंसान मर गया और जो उसे मारना ही नहीं चाहता था उसे भी पनिशमेंट मिल जाएगा, है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो आपने चोरी कर ली और आपके पीछे पीछे कोई भाग रहा था, अब मान लो किसी कार ने उसको टक्कर मार दी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो भी आपको ही हैंग किया जाएगा, उस कार वाले को नहीं हैंग किया जाएगा। तो इसलिए ये लॉ बहुत ही बुरा है और जिन कंट्रीज़ में ये अभी तक फॉलो होता है वहाँ पे इन्हें री-इवैल्यूएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस लॉ को या तो पूरी तरह से हटा देना चाहिए या फिर री-इवैल्यूएट करना चाहिए। अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत अर्ली कॉमन लॉ जो था वहाँ पे ऑल फेलनीज़ यानी कि जितनी भी गलतियाँ होती थी वो सब पनिशेबल बाय डेथ होती थी, यानी कि उसका सिर्फ एक ही पनिशमेंट होता था, वो थी डेथ, ठीक है। जो भी जिन्होंने भी गलती की होती थी उनको सीधे हैंग कर दिया जाता था, चाहे उनकी गलती जो है उसमें कोई मर्डर हो चाहे ना हो, उन्होंने कोई भी गलती की हो उनको सीधे हैंग किया जाता था। लेकिन कुछ फेलनीज़ ऐसी होती थी जिन्हें नॉन कैपिटल ऑफेंसेस डिक्लेयर कर दिया गया बाद में जाके, ठीक है। और फिर जो कॉमन लॉ के कोर्ट्स हैं वो नए तरह के रूल को लेके आए जिसका नाम था फेलोनी मर्डर रूल, यानी कि अगर आपने जो गलती करी है उस दौरान किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके चार्जेस आपको लगेंगे, यानी कि आपको मर्डर के जो पनिशमेंट है उसको झेलना पड़ेगा। जनरली ये जो फेलोनी मर्डर रूल है वो लॉ ने इसलिए लाया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो लोग गलती कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो लोगों पे डेडली फोर्स का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किसी को ये नहीं बोले कि भाई हमें चोरी करनी है, आपका सामान दो, या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फोर्स ना करे किसी को, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो इंसान मर भी सकता है ना। इसलिए वो चाह रहे थे कि हम इस तरह का रूल बनाएं। लेकिन इस रूल के अंदर क्या लिखा हुआ था कि कोई भी ऐसी किलिंग जो तब कमिट होती है जब वो फेलोनी हो रही है, जब वो गलती की जा रही है, तब उस इंसान को मर्डर के लिए चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो मर्डर इंटेंशनल हो, चाहे अनइंटेंशनल हो, एक्सीडेंटल हो, मिस्टेकन हो, कुछ भी हो, है ना, आपको ही हैंग किया जाएगा, क्योंकि आप जब चोरी कर रहे थे तब किसी का मर्डर हो गया, है ना, या वो मर गया, एक्सीडेंटली मरा हो भले, कोई बात नहीं, है ना। जो मेन रिक्वायरमेंट है इसके पीछे मैलिस, वो यहाँ पे नहीं था, यानी कि आपके दिमाग में इंटेंशनली अगर आप किसी को मारना चाहते हो, यानी कि आप दिमाग में आपके इंटेंशंस ही बुरे हैं, आप सोच समझ के वहाँ पे जा रहे हो प्लान करके कि नहीं मुझे तो इसको मारना ही है, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं था। आप चोरी कर रहे हो, कोई मर गया, मतलब आप गए जेल में और आप मरोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें उस लॉ के अंदर नहीं थी
वहाँ पे मैलिस नहीं देखा जाता था, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता था कि कोई मर गया है तो उसके लिए हमको किसी को पनिश करना है। और साथ ही साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते थे ना उस फेलनी में, जितने भी अकम्प्लिसेस होते थे, वो भी गिल्टी माने जाते थे, चाहे उन्होंने एक्चुअली में मर्डर किया हो चाहे नहीं किया हो, है ना। उसके अलावा भी जो वो लोग जो इस रूल को सही मानते हैं, जो इस लॉ को सही मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक्चुअली में ये जो रूल है ये बताता है कि हम जो है हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि लोग लैक ऑफ कंसर्न दिखा रहे हैं फॉर ह्यूमन लाइफ, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है लोग इस रूल की वजह से वायलेंट या फिर डेंजरस गलती नहीं करेंगे, किसी का मर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका पनिशमेंट सीधे ही डेथ होगा, है ना। लेकिन इस रूल के जो ओपोनेंट्स हैं, यानी कि जो इस रूल को गलत मानते हैं, वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है ना, रियल नहीं लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, और ये एक तरह की मिस्ट्री है, रैप्ड इन अ रिडल। हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई इस तरह का लॉ बनाया क्यों जा रहा है। अब जो लोग इस रूल के अगेंस्ट हैं वो लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में, इंडिया में और कई सारे जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वहाँ पे इसे बैन कर दिया गया है, मिशिगन में इसे बैन कर दिया गया है, सिर्फ कनाडा में ये है और यहाँ पे भी ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है। रियलिटी में अगर हम देखें तो जो असली स्ट्रेंथ है इन ओपोनेंट्स की क्रिटिसिज्म की, वो इसलिए आती है क्योंकि ये जो रूल है ये काफ़ी बिज़ार है, काफ़ी वियर्ड है, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अनफेयर है ना। और वो इसलिए क्योंकि जब फेलनी मर्डर रूल जो है वो मैकेनिकली अप्लाई किया जाता है, जो डिफेंडेंट है वो इसलिए भी कन्विक्ट कर लिया जाता है जब किलिंग बिल्कुल एक्सीडेंटल हुई हो, है ना। जबकि किलिंग जो है वो भले ही इस गलती के बाद में हुई हो, यानी कि वो वहाँ से चोरी करके जा चुके हो, उसके बाद में डेथ हुई हो ना, तब भी उन्हें ही गिल्टी माना जाता था, ठीक है। अगर वो जो डेथ है वो तब हुई हो जब वो वहाँ से भाग रहे हैं, तब भी उन्हें गिल्टी माना जाता था। अगर ये होता कि कोई थर्ड पार्टी जो है उसने किसी को मार दिया है, तब भी उन्हीं को गिल्टी माना जाता था, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई विक्टिम जो है उसे हार्ट अटैक आ जाता था 15-20 मिनट बाद उनके जाने के बाद, तब भी उन्हें माना जाता था कि वही गिल्टी हैं। और इसके अलावा भी जो अकम्प्लिस होता था इनके साथ उसे भी गिल्टी मान लिया जाता था। तो ये जो रूल है इसे सब लोगों ने अटैक किया है और फिर कहा है कि इस रूल को रीइवैल्यूएट करने की बहुत ज़रूरत है, या तो रीइवैल्यूएट करो या पूरी तरह से अबैंडन कर दो, पूरी तरह से बैन कर दो, ठीक है। क्योंकि ये एक लीगल फिक्शन है ना, इसे हम सही नहीं मान सकते, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लॉ है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से विकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी को शो करता है, यानी कि गलती किसी और ने की लेकिन सज़ा आपको मिल रही है उस चीज़ की। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना कि अकम्प्लिसेस जो साथ में चोरी करने गए थे उन लोगों को फालतू में हैंग कर दिया जा रहा है, उनको भाई मर्डर के लिए गिल्टी मान लिया जा रहा है, जबकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो एक तरह से जो मर्डरर है उसकी वजह से जो सज़ा मिल रही है वो उन लोगों को भी मिलेगी जो अकम्प्लिस थे उनके साथ। तो यही तो होती है विकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी, है ना। अब ये जो किलर्स थे इन्हें प्रोसिक्यूट तो किया जाता है, लेकिन नॉन किलर्स को क्यों प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें क्यों प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उन्हें क्यों पनिश किया जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि ये लॉ बहुत ही बेकार है। और जिस तरह से इस रूल की अनस्टेबल हिस्ट्री को हमने देखा है तो हमें लगता है कि कई सारे जो जुरिस्डिक्शंस हैं इस कंट्री के अंदर वो इसे छोड़ देंगे और धीरे धीरे ये जो रूल है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? तो मुझे लगता है पैसेज में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये जो रूल है फेलनी मर्डर का, ये रूल हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बुरा रूल है, ये बहुत इसके रिज़ल्ट्स बेकार हो सकते हैं। जिस इंसान से मर्डर नहीं किया है उस इंसान को भी पनिशमेंट मिल सकता है। सो इसी बारे में बात की जा रही है। द फेलनी मर्डर रूल शुड बी अबॉलिश्ड, ये बात पैसेज में लिखी गई है लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस में। तो पूरा पैसेज जो है उसका सेंट्रल आइडिया ये नहीं हो सकता। सम जुरिस्डिक्शंस आर अबाउट टू अबैंडन द फेलनी मर्डर रूल, ये बात भी 1-2 लाइन्स में लिखी गई है। तो पैसेज का मेन आइडिया ये नहीं है। द फेलनी मर्डर रूल कैन बी अनफेयर, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि मेन आप देखेंगे पैसेज में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि किस तरह से ये जो रूल है ये कुछ लोगों के लिए अनफेयर हो सकता है, चाहे वो अकम्प्लिसेस हो, चाहे आप चोरी करके जा चुके हो, फिर भी अगर कोई मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है या आपका पीछा करते करते मर जाता है तो उसके लिए भी आपको ही जिम्मेदार ठहरा जाएगा। तो इसलिए यही बताया जा रहा है कि ये अनफेयर किस तरह से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात गलत है, ये पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं है ऑब्वियसली। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, ये जो फेलनी मर्डर रूल है इसे एक्चुअली में डेवलप किस वजह से किया गया था? तो आप पैसेज में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है जो कॉमन लॉ कोड्स हैं वो ये चाहती थी कि वो लोगों को डिटर करे या लोगों से ये कहे कि भाई आप डेडली फोर्स का इस्तेमाल ना करें कोई भी क्राइम करते वक्त। इस वजह से उन्होंने ये रूल निकाला, फेलनी मर्डर रूल, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल ना करें दूसरे लोगों पे जब वो कोई और क्राइम कर रहे हैं तब। ऑप्शन ए, डिटर फेलोनीज़, ये बात गलत है क्योंकि गलतियाँ तो लोग वैसे भी करेंगे। डिटर मर्डर्स, ये बात भी गलत है। डिटर डेडली फोर्सेस इन फेलोनीज़, ये बात बिल्कुल सही है। वो यही तो करना चाह रहे थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई डेडली फोर्स का इस्तेमाल करेगा तो कोई इंसान मर जाएगा ना, और इसी मोटिव के साथ उन्होंने ये रूल बनाया था। एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ मर्डर टू एनी मैलिशियस एक्ट रिजल्टिंग इन डेथ, ये बात भी गलत है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट क्योंकि पैसेज में यही चीज़ दी गई है। अगर आप पैसेज में वापस से इसको रेफ़र नहीं करते तो हो सकता है आपका आंसर बी भी हो जाता या फिर ए हो जाता। लेकिन अगेन आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन होता है तो बेटर है कि आप पैसेज में जाके एक बार उसको रेफ़र कर लें, और पैसेज में जो लिखा हुआ होगा उस लाइन में उसी को आप सही मानेंगे, जो आपको सही लग रहा है वो सही नहीं होगा। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो फेलनी मर्डर रूल के अंदर फेवर में नहीं कहता उसके, ठीक है, यानी कि उसको सही नहीं मानता इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट? ऑप्शन ए, वी कैन इन्फर दैट एनीवन अंडरटेकिंग अ डेंजरस फेलनी डेमोन्स्ट्रेट्स एन इनडिफरेंस टू ह्यूमन लाइफ, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यही लोगों ने उसके फेवर में बात कही थी कि भाई लोग ह्यूमन लाइफ को वैल्यू नहीं करते इसलिए हमें ये रूल बनाना पड़ा। इफ़ पनिशमेंट फॉर द यूज़ ऑफ डेडली फोर्स whether intended or not is the same, criminals will be less likely to use deadly force, ये बात भी सही है। इसी एम से तो इस रूल को बनाया गया था। Because a life has been taken, the crime is murder by force of statutory definition, यानी कि अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो अगर कोई इंसान मर गया है मतलब उसका मर्डर किया गया है। अब चाहे वो एक्सीडेंटली हुआ हो, चाहे वो इंटेंशनली हुआ हो, अनइंटेंशनली हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वो मर गया है ना, मतलब आप ही गिल्टी हैं और आपको हैंग किया जाएगा। द विक्टिम ऑफ मर्डर मे बी एन अकम्प्लिस इन द फेलनी, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। विक्टिम जो होगा मर्डर का यानी कि जो मर गया है उसे हम फेलनी का अकम्प्लिस कैसे मान सकते हैं? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फेलनी मर्डर रूल जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होता जो फेलनी करने गया था, ठीक है, जो उसके साथ में अकम्प्लिसेस थे वो मर्डर के अगर विक्टिम्स होते हैं तो उसके लिए उन्हें नहीं माना जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाकी सबको गिल्टी मान लिया जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो विक्टिम है मर्डर का, जो मर गया है एक्चुअली में, उसे अकम्प्लिस नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली उसे क्यों मानेंगे अकम्प्लिस, वो तो मर चुका है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि फेलनी मर्डर रूल के ओपोनेंट्स इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ऐसी कौन सी बात है इसमें से जो कि फेलनी मर्डर रूल को सही बता रही है? ऑप्शन ए, द फेलनी मर्डर रूल रिजल्ट्स इन मर्डर प्रोसिक्यूशंस ऑफ डिफेंडेंट्स हु हैव नॉट कमिटेड मर्डर, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप जानते हैं कि भाई फेलनी मर्डर रूल जो है उसके अपोनेंट्स यही तो कह रहे थे कि आप अकम्प्लिसेस को भी अगर मर्डर के लिए चार्ज कर रहे हो मतलब उसने तो कमिट किया ही नहीं था क्राइम, उसको क्यों चार्ज कर रहे हो? फेलनी मर्डर रूल असाइंस अ क्रिमिनल लाइबिलिटी विकेरियसली, ये बात भी सही है क्योंकि किया तो मर्डर किसी और ने था लेकिन उसके साथ जो 5-6 लोग और गए थे चोरी करने के लिए उनको भी हैंग कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी, फेलनी मर्डर रूल इज़ बेस्ड अपॉन प्रिजम्पशन ऑफ मैलिस इवन इफ डेथ इज़ होली एक्सीडेंटल, ये बात भी सही है। इसे मैलिस मान लिया गया तभी तो, चाहे वो डेथ एक्सीडेंटल हो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करके डेथ हुई है मतलब आप गिल्टी हो। फेलनी मर्डर रूल डिटर्स द यूज़ ऑफ डेडली फोर्स इन नॉन कैपिटल फेलनीज़, ये बात वो लोग कहते हैं जो कि इस रूल को फेवर करते हैं, ना कि वो लोग जो कि इस रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि ये रूल इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जो गवर्नमेंट है दे वांटेड टू डिटर डेडली फोर्स इन कोर्स ऑफ द नॉन कैपिटल फेलनी, यानी कि वो चाहते थे कि जब कोई भी इंसान चोरी करने जाए या कोई भी ऐसा काम करने जाए जहाँ पे मर्डर इन्वॉल्व नहीं है तो वो लोगों पे डेडली फोर्स का इस्तेमाल ना करें। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट क्योंकि ये इस रूल के फेवर में है, अगेंस्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी सिचुएशन होगी तब जो डिफेंडेंट है उसे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू द फेलनी मर्डर रूल, यानी कि ये जो रूल है ये कौन सी सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता?
ऑप्शन ए, इन एस्केपिंग फ्रॉम एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रॉब अ बैंक द डिफेंडेंट क्रैशेज हिज कार किलिंग एन इनोसेंट पेडेस्ट्रियन इन अनदर सिटी। ये बात जो है इस पर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, कोई उसके सामने आ गया, उसने उसको मार दिया, मर्डर तो हो गया ना। अगर मर्डर हो गया मतलब वो गिल्टी है, चाहे वो एक्सीडेंटली हुआ हो फिर भी हो गया। अ बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर परसुइंग द डिफेंडेंट आफ्टर अ रॉबरी falls down a flight of stairs and suffers serious brain and spinal cord injuries। इसके अंदर फेलनी मर्डर रूल अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंजरीज़ कहा जा रहा है, यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इंजरीज़ हुई हैं, सिर्फ उस इंसान को लग गई है ना, मरा नहीं है वो। द ड्राइवर ऑफ द एस्केप कार हु हैज़ नॉट एंटर्ड द बैंक क्रैशेज द कार किलिंग द आर्म्ड गनमैन हु कमिटेड द रॉबरी। इसके अंदर भी मर्डर हुआ है, मर गया है वो इंसान, मतलब कि ये वाला जो रूल है ये लगेगा। अ बैंक टेलर लॉग्ड सेफली इन द बैंक वॉल ड्यू टू द रॉबर हैज़ अ स्ट्रोक एंड डाइज। इसके अंदर भी ये रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप जिस समय पे कोई रॉबरी या कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो जिसके अंदर आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे, वहाँ पे अगर गलती से भी किसी का मर्डर हो जाता है, गलती से भी कोई मर जाता है, तो उसके लिए आप गिल्टी ठहराए जाओगे। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज के हिसाब से अभी तक ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फेलनी मर्डर रूल को अबैंडन नहीं किया है या अभी तक ख़त्म नहीं किया है। ऑप्शन ए, कॉन्टिनेंटल यूरोप। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि रूल जो है उसे इंग्लैंड में अबैंडन कर दिया गया है, इंडिया में अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। इट इज़ अननोन इन यूरोप, यानी कि हटाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो अननोन है, वहाँ पे कभी आया ही नहीं ये रूल। अबैंडन्ड इन मिचिगन बट सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड इन कैनेडा, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि कनाडा में पूरी तरह से अबॉलिश नहीं किया गया है ये रूल। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में पूरी तरह से अबॉलिश हो चुका है, वहाँ पे है ही नहीं ये रूल। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर के हिसाब से जो फेलनी मर्डर रूल है वो कैसा है। ऑप्शन ए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात गलत है, क्योंकि वो लीगल सिस्टम में लिखा हुआ है, वो एक लॉ है एक्चुअली, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है। बिज़ार एंड अनफेयर, ये बात बिल्कुल सही है। पैसेज में लिखा हुआ है कि एक्चुअली में जो ओपोनेंट्स हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस रूल को, वो ये कहते हैं कि ये रूल बहुत बिज़ार है, बहुत वियर्ड है और ये बहुत ही अनफेयर है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस मर्डर को किया ही नहीं है, जो सिर्फ अकम्प्लिस थे उस चोरी करने के लिए, उन्हें भी मर्डर के लिए गिल्टी मान लिया जाता है। अ सर्विसेबल रूल अनफेयरली अटैक द इंटेलिजेंसिया, ये बात भी गलत है, ये कोई रूल सर्विसेबल नहीं है, ये कोई अच्छा नहीं है रूल। An unfair equating of intent to commit a felony and intent to commit murder, ठीक है। अब ये अनफेयर तो है बट ये बिज़ार भी है, ऐसा पैसेज में दिया गया है। सो ऑप्शन डी जो है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि बेटर आंसर ऑप्शन बी होगा। वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।